एग्जाम्पल दे चुका हूं, पर आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। सपोज यहाँ पे एक बच्चा है ए और यहाँ पे एक बच्चा है बी, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये बच्चा जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये कैसा है, थोड़ा शैतान टाइप का, खुश है, अपनी मस्ती में मस्त। जो ए बंदा है, इसके पास एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, ये हाईली अनस्टेबल है। ये भाई साहब दिन भर मस्ती कूद करते रहते हैं, मतलब कभी एक जगह पर शांत बैठेगा नहीं, दिन भर यहाँ वहां भागेगा। मतलब इसके पास एनर्जी क्या है बेटा, एनर्जी ज्यादा है इसके पास। वेरएस बी के आप देखो तो सड़ा हुआ सा मुंह लेके आलसी सा इंसान, दिन भर बेड में पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं, मम्मी ऐसा बोलती होगी। पर बी बेटा क्या है, इसकी एनर्जी क्या है बेटा, कम, क्योंकि कोई आलसी है, कोई कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसके पास एनर्जी क्या है, कम है। तो इस भाई साहब की एनर्जी क्या है, कम है। और आपको एक बात याद हो कि हम केमिस्ट्री में जिस भी चीज की एनर्जी बोलते हैं कि कम है, मतलब वो स्टेबल है कि बेटा अनस्टेबल है। वेरी गुड। अगर एनर्जी कम है, अगर आप एक जीप पे चुपचाप पड़े हो, मतलब आप क्या स्टेबल हो, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मैं तो स्टेबल चुपचाप से अपना बेड में लेटूंगा, मेरे को कुछ मतलब नहीं। तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो भाई साहब क्या होता है, हमारा स्टेबल होता है। बेटा एक बात समझो, ये स्टेबल होता है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। तो समझ में आता है बेटा। ये तो बच्चा नॉर्मल लाइफ की कहानी है, ये तो आप रिलेट कर ही सकते हो। अब एक बात समझो, मम्मी ने क्या बोला कि बेटा एक काम कर, वो जो लड़का है ना उसको जाके पीट किया। मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया कि फलाना लड़का है, जाके उसको पीट किया। वैसे वायलेंस करना अच्छी बात नहीं, पर मम्मी बोल रही है तो बेटा करना तो पड़ेगा। अब ए और बी, मुझे बताओ, दोनों ऐसे तो इथिकली देखे तो दोनों के दोनों जाने चाहिए उस लड़के को मारने के लिए, बट जब से फास्ट, सबसे मतलब क्विकली कौन भाग के जाएगा मारने के लिए, मारने के लिए जाएगा हमारा ए भाई साहब। क्यों? क्योंकि आप जानते हो इसकी एनर्जी ज्यादा है, अनस्टेबल है। मतलब क्या करना चाहता है, ये जल्दी से रिएक्ट करना चाहता है। इसको जो मम्मी टास्क देगी उस पर जल्दी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा है। तो ये क्या होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, इसको हम बोलेंगे हाईली रिएक्टिव। और बेटा अगर इसकी बात करूं मैं, ये बी वाले की, तो इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपेयर में क्या होगी, कम। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, कम। मतलब अगर मैं आपको दो डिफरेंट मॉलिक्यूल दूं, दो डिफरेंट रिएक्टेंट दूं, और अगर मैं आपको पूछूं कि उनकी रेट कंपेयर करो, मतलब ओवरऑल आपको क्या फाइंड करना है कि उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है, या फिर उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। अगर आपको ये ऑर्डर मिल जाता है तो आप उसकी रेट भी बता सकते हो। मतलब कि जिस भी मॉलिक्यूल में एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, मतलब जो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इतना समझ में आता बेटा। ये हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो कृपा करके जो कार्बोकटाइन वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें अप्लाई करना नहीं है। कार्बोकटाइन वाला डिफरेंट केमिस्ट्री है, उसको अलग तरीके से डील करेंगे। अभी हम सिर्फ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए आप ये वाला लॉजिक अप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा। अब बेटा अपन किस तरीके से, सर मैं उसकी एनर्जी कंपेयर करूंगा, तो कोई बच्चा है नहीं कि इसको देख के कंपेयर कर लूंगा। बेटा अल्कीन का हम क्या करेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, और अल्कीन की स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को हम देखते हैं बेटा। देखो बेटा, सपोज मैं आपको दो अल्कीन देता हूं बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एक अल्कीन है, और एक और अल्कीन मैं आपको देता हूं, उसमें क्या है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H की जगह पे मैं देता हूं आपको दो मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या देता हूं मैं आपको दो मिथाइल ग्रुप देता हूं बेटा। अब देखो बेटा, अब आप सपोज ये A है मान लेते हैं इसको, और सपोज ये क्या है हमारा B है। अब हमको बस देखना है कि कौन ज्यादा अनस्टेबल है, बिकॉज जो बेटा सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा उसी की रेट क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जिसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा। सिंपल सी बात है। आप पूछ रहे हो सर ये ऐसा क्यों होता है, मतलब कि जो अनस्टेबल होता है वो जल्दी रिएक्ट क्यों करता है, फलाना ढिमकाना। तो मैं आपको साइंटिफिकली वे में समझा रहा हूं। सपोज आपने ये इस तरीके का ग्राफ देखा होगा कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है, तभी जाके वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो बेटा एक बात देखो, ये जो एनर्जी है, ये जो मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी आप देख रहे हो, ये एनर्जी क्या है, इसको क्रॉस करनी है ये वाली एनर्जी। अगर भाई साहब एनर्जी कम है किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, और किसी दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी सपोज यहाँ पे, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, सपोज इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं बी, तो देखो बेटा बी वाले को तो इतना नीचे से इतना बड़ा वाला बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, वेयरएज ए वाले को सिर्फ इतना सा बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो सबसे जल्दी बैरियर क्रॉस करेगा वो क्या करेगा, वो रिएक्शन फास्ट देने वाला है। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, बस जितना अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर पहले से एनर्जी है, तो उसको जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लगेगा वो क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है एज कंपेयर टू बी। तो ये सब रिलेटिव टर्म्स होते हैं, तो इनको रिलेटिव में मतलब रिलेटिविटी में बोलते हैं कि हम बी के कंपेयर में ए क्या अनस्टेबल है, तो ये जल्दी रिएक्ट करेगा और जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। इतना समझ में आता है आपको। चलो अब हम कंपेयर करते हैं ए और बी के अंदर। देखो बेटा देख के तो पूछेंगे तो नहीं कि भाई ए बता तू तेरे पास कितनी एनर्जी है, भाई बी बता तेरे पास कितनी एनर्जी है,
बोलने वाले तो है नहीं, जबान तो है नहीं उनके पास, तो क्या करेंगे, हमने जीओसी में कुछ टर्म्स पढ़े हुए हैं, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा, आपने अल्फा हाइड्रोजन पढ़े होंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़े बेटा, सुनो, जो कार्बन होता है अल्कीन का, इससे जो कार्बन जस्ट अटैच होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अल्फा कार्बन। देखो ये अल्फा कार्बन, इस वाले कार्बन के लिए ये अल्फा कार्बन, मतलब इस अल्कीन के पास टोटल 4 अल्फा कार्बन है, मतलब इसके पास टोटल 4 अल्फा कार्बन है। बट कार्बन से अपने कोई मतलब होता है क्या, नहीं, कार्बन से कोई मतलब नहीं होता, हमको ढूंढना होता है अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, सिंपल, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो बेटा, ये कार्बन के पास 3, इस कार्बन के पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3, तो इस पर्टिकुलर अल्कीन के पास जो हमारी जो ऑप्शन बी वाली है, इस अल्कीन के पास टोटल कितने होंगे बेटा, 3 4 12, मतलब ऑप्शन बी वाले के पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, और यही आपको फाइंड करना आना चाहिए। ये क्या हमारे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन, ये तो समझ में आता है आपको बेटा। अगर हमारे पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है बी के लिए, तो ए के लिए बताओ बेटा, ए के लिए आप वैसे तो बच्चों देख के बता दो कि आप 0 है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो बेटा, इसके पास तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या अटैच है, का हाइड्रोजन अटैच है। अब सिंस इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, मतलब इस भाई साहब के पास कितने हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन। इतना समझ में आता बेटा। अब देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपकी स्टेबिलिटी होती है, क्या होती है, स्टेबिलिटी जो होती है भाई साहब, वो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाँ, अल्फा हाइड्रोजन के, मतलब सॉरी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो सिंपल याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो मैं आपको पूछूं कि बी और ए के अंदर हाईली स्टेबल कौन है, वेरी गुड बेटा, बी सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, वेरएज ए के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब भाई बात बताओ, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, बेटा अगर बी सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी कम, और ए अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा। इतना समझ में आता है आपको, ई की एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। अब बताओ बेटा, अब जिसकी एनर्जी ज्यादा वो आराम से बैरियर क्रॉस कर जाएगा, मतलब जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, वो रिएक्टिव होगा सबसे ज्यादा, और उसी की रेट फॉर हाइड्रोजनेशन सबसे क्या होगी, ज्यादा। तो एक बात समझो बेटा, अगर आपको कोई पूछे कि आपको रेट बताना है और आपको स्टेबिलिटी के बीच में रिलेशन बताना है, तो बहुत सिंपल सा रिलेशन बनेगा बेटा, क्या, कि जो रेट होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के। सिंपल सी बात है, जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के। क्योंकि देखो बेटा, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होती है, कम होती जा रही है, और एनर्जी कम हो रही है मतलब वो लेस रिएक्टिव होते जा रहा है। मतलब भाई साहब, ओबियसली बात बड़ा बताओ, दुनिया में एक साधु संत है, वो उसको आप चुपचाप से बिठा दो, उसकी एनर्जी डाउन है एकदम, ठीक है, मतलब उसको मोह माया से लेके कुछ नहीं करना, तो वो किसी भी चीज को लेके रिएक्ट करेगा नहीं। आप उसको गुस्सा दिलाओ तभी रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, एनर्जी नहीं है उसके अंदर, स्टेबल हो चुका है, दुनियादारी से एकदम खत्म है। तो ऐसे जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके पास एनर्जी नहीं है। और भाई जब संसार में लोग कोई स्टेबल हो जाता है तो क्या वो आपस से रिएक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बेटा इस पूरे यूनिवर्स में जो भी रिएक्शन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, एक स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। और किसी इंसान के पास पहले से स्टेबल है तो वो क्यों रिएक्ट करके वापस से, अगर उसको फर्दर स्टेबिलिटी मिलेगी तो रिएक्ट करेगा, ठीक है बेटा। पर फिलहाल हमको इतना याद रखना है कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट उसकी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो रेट बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। ये हमने फाइंड किया किसके बेसिस पे, अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे, ठीक है बेटा। अब एक जो दूसरा फैक्टर होता है वो स्टेरिक फैक्टर होता है। स्टेरिक फैक्टर मतलब हम समझते हैं क्या होता है। अब पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कि रेट जो होता है बेटा, रेट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक क्राउडिंग के। अब ये दोनों फैक्टर आप समझ लेते हैं, पहला वाला तो समझिए हम, स्टेबिलिटी वाला। अब देखते हैं कि स्टेरिक क्राउडिंग किस तरीके से रेट को डिफरेंशिएट कर रही है या फिर उसमें वेरिएशन ला रही है। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। एक बात समझो बेटा, अगर मैं आपको एक क्या करूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, फनी सा पहले, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको पसंद दिए विनय सर के। देखो बेटा, क्या करना है आपको, एक बहुत हट्टा कट्टा बड़ा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा, ये कैसे, ये हाथ पैर क्या बनाया मैंने इसको, चलो जो भी है बच्चा है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, अच्छा बच्चा, ये अच्छा बच्चा है, फिर बाहर बना दो उसके, ठीक है बेटा।
अगर हमारे पास एक सेम साइज का बेड है, एक सेम साइज का 6x6 का बेड है, ठीक है, आपके पास n नंबर ऑफ ये बच्चे हैं, आपके पास n नंबर ऑफ ये वाले बच्चे हैं, A और B, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ किस वाले केस में ज्यादा बच्चे इस बेड पे जाके लेट सकते हैं? ये बी वाला। क्यों? क्योंकि इनका साइज क्या है? छोटा। अगर साइज छोटा है तो ज्यादा नंबर ऑफ ये बेड पे जाके क्या कर सकते हैं? लेट सकते हैं। बट अगर आप एक ही देखो साइज क्या बहुत बड़ा, और साइज बहुत बड़ा बेटा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो ए या फिर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए जो यहाँ पे जाके चिपकेंगे वो क्या होंगे बेटा? बहुत कम होने वाले, क्योंकि इनका साइज क्या है? बहुत बड़ा है। तो वैसे में अगर आपको बात करूं बेटा, आप ए और बी को रिप्लेस कर दो 2 मॉलिक्यूल से, ठीक है बेटा। ए और बी को रिप्लेस कर देते हैं 2 मॉलिक्यूल से। कौन से मॉलिक्यूल जो अभी लिए थे वही ले लेते हैं। देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और ये CH3, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ले लेता हूं मैं C डबल बॉन्ड C, H और H। आप देख सकते हो कि ये छोटू सा मॉलिक्यूल, प्यारा सा, ये इतना मोटू सा मॉलिक्यूल। क्यों बेटा? क्योंकि देखो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस मेटल सरफेस तो सेम रहने वाला है। अब सपोज हमने क्या किया, एक मेटल ब्लॉक को फिक्स कर दिया। रिएक्शन में हम जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो मेटल तो यूज करते हैं ना, तो मानते हैं कि इन दोनों रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैंने इतने सरफेस वाला मेटल लिया है। अब देखो बेटा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस बी के इस सरफेस पे आके चिपक सकते हैं, अगर मैं उसी को कंपेयर करूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए जो कि सरफेस पे जाके चिपकेंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पे चिपकने वाले? ए बी के केस में। बी के केस में क्यों बेटा? क्योंकि उनका स्टेरिक क्राउडिंग, उनका सरफेस एरिया क्या है? कम। और सरफेस एरिया कम है तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेटल सरफेस पे क्या करेंगे? चिपक जाएंगे। और वो मेटल सरफेस पे अप्रोच करने के लिए चले गए, मतलब वो क्या कर देंगे? वहां पे आके रिएक्शन शो कर देंगे। तो बहुत सिंपल है कि जितना स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेटल सरफेस पे आके चिपक सकते हैं, और मेटल सरफेस पे आके चिपक सकते हैं तो उनकी रेट क्या होगी? इसकी रेट से क्या होगी? ज्यादा। सिंपल सी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। इट्स लाइक कि एक पतली सी गली है, इस पतली सी गली में यहाँ पे बहुत सारे गोलगप्पे रख रखे, ठीक है, और अब गोलगप्पे खाने का कंपटीशन चल रहा है। एक बंदा है जो कि बहुत पतला है, ए बंदा बहुत पतला है, और जो बी बंदा है वो बहुत ही मोटा है, ठीक है। अब मुझे बताओ पर टास्क क्या है कि आपको जाना है, एक गोलगप्पा खाना है, फिर वापस से लौट के आना है, फिर जाना है, फिर गोलगप्पा खाना है, फिर लौट के आना है। अब मुझे बताओ ये प्रोसेस सबसे फास्ट क्यों करेगा? ए करेगा, क्योंकि उसका साइज क्या है? छोटा, तो गली उसको इफेक्ट ही नहीं दे पाएगी, चुपचाप जाएगा, खाएगा आएगा, खाएगा आएगा, खाएगा आएगा। बट बी की बात करो क्या है? साइज बड़ा है, तो बेटा साइज, सरफेस एरिया ये भी मैटर करता है, ठीक है, इतना समझ में आता है। तो ये 2 फैक्टर आपको याद रखने हैं कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो रेट कम, और स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा तो रेट कम। वैसे आप यहाँ पे भी देख सकते थे कि स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसकी रेट क्या हो जाएगी? कम, और इसकी रेट क्या हो जाएगी? ज्यादा। और जो पहला वाला फैक्टर हमने डिसाइड किया उससे भी सेम ही ऑर्डर आ रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। चलो अब नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा, बिकॉज क्या है कि ये तो थियरी पार्ट है। अब अपने को थोड़ा सा इसको अप्लाई करना सीखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करोगे, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में होने चाहिए। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अरे ये मार्कर ना लीकेज हो रहा है इसमें। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या लिखोगे बेटा? क्वेश्चन लिखना आपको कि कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिख दो, हाइड्रोजनेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपने को हाइड्रोजनेशन करवाना है, और हाइड्रोजनेशन हम लोग मेनली किसके प्रेजेंस में करवाते हैं? मेटल के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मेरे साथ छापोगे। चलो चलो हो जाओ। चलो पहला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकेंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको अच्छे से लिखें यार, ये ऐसे कैसा चलेगा? ये सेकेंड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका थर्ड है जो कि है CH3 डबल बॉन्ड CH3। आपको इनमें कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिख लेना। ऊपर क्या लिखोगे बेटा? क्वेश्चन क्या लिखोगे? कंपेयर द रेट ऑफ, हाँ वेरी गुड, हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजनेशन, ठीक है बेटा।
चलो ये पहला, इसको आपको ऑर्डर लिखना है 1 2 3, किस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना है, जो लिखना लिख लो। सेकेंड क्वेश्चन में आपको देता हूं, और आपको जो पिछला लिखा है उसमें से 2 चीज लिखनी है कि स्टेबिलिटी इनवर्सली टू द, सॉरी अपना रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, एंड जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक क्राउडिंग। ये दोनों आपको लिखना है, उसको डब्बे में डालना और स्टार मारना, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो। एक अल्कीन आपको, अरे यार ये डबल बॉन्ड टेढ़ा क्यों बन रहा है आज, गुस्सा हो गया डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक बेटा, ये आपका नंबर 1 है, तो आपका नंबर 2 भी यही दे देता हूं मैं। ठीक बेटा, ये नंबर 2 है। ये 2 क्वेश्चन करो, ऑर्डर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है बेटा, आपको क्या करना है, बस देखना है कि किसकी स्टेबिलिटी कैसी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना है नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नंबर 1 और ये नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, चलो साथ में सॉल्व करते रहो बेटा, क्यों वेट कर रहे हो। देखो बेटा, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखकर डरना नहीं है, अपने को सिंपली क्या करना है, सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है बस। ये क्वेश्चन तो ऐसे बड़े बड़े लोग दिखाते हैं एग्जाम के अंदर जस्ट कि आप लोग डर जाओ, पर अपने को डरना नहीं है, क्योंकि हमने किससे पढ़ा हुआ, विनय सर से पढ़ा हुआ है ना। ये इसको यहां पर ज्वाइन करना है आपको, ये वाला डबल बॉन्ड यहां पे रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ओके, CH3, और एक आपको देता हूं मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 वाला कल हमने डिस्कस किया था, कल लेक्चर में पढ़ा था, तो आई होप आप लोग गलत नहीं करोगे। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो जल्दी से पॉज करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है बेटा। ये रहा आपका क्वेश्चन, चलो जाओ। चलो बेटा, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पॉज करके अटेम्प्ट करते रहो। अभी मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बेटा। अब 1 2 3 कंपेयर करना, ऑर्डर सिंपल सी बात है। आपको देख लो पहले नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन देख लोगे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखो इसके पास, जो इसके पास एक भी अल्फा कार्बन नहीं, तो अल्फा कार्बन भी तो अल्फा हाइड्रोजन भी तो, 0 अल्फा हाइड्रोजन। नंबर सेकंड के पास देखो, इस कार्बन के पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, बट इस कार्बन के पास एक अल्फा कार्बन है, ये वाला, और इस पे लगे 3 हाइड्रोजन, मतलब नंबर सेकंड के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3। तो इसके पास होगा बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप यहाँ देखो, इसके पास भी 2 अल्फा कार्बन, इसके पास भी 2 अल्फा कार्बन, तो इस पर्टिकुलर अल्कीन के पास 4 अल्फा कार्बन, और उन तीनों के चारों के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब टोटल कितने, 12 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप एक बात समझो, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, बट जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी रेट क्या, कम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा नंबर 1, फिर उसके बाद नंबर 2, फिर उसके बाद नंबर 3। और आप इसके नीचे की तरीके से एरो मार्क के रीजन लिखना कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, बट सिंस स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दस रेट का ऑर्डर इस तरीके से रहेगा। ये लिख लो ताकि एग्जाम में जब रिवाइज करो तो जल्दी से आपके दिमाग में फटाफट आ जाए, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी, जो लिखा है उसको पढ़ के तुरंत आपको पहुंचना है कंक्लूजन के ऊपर। ये हमारे पास आ गया नंबर 1 का ऑर्डर।
अब आप यहां देखो बेटा, अब ये अल्कीन है, सिंपल है, बॉन्ड लाइन, अगर आपको बॉन्ड लाइन से ओपन स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड लाइन में हम सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो बेटा, पहले तो अल्कीन के ना कार्बन को इस तरीके से गोला कर लिया करो, इस गोले से जितने कार्बन अटैच होंगे उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो इसके पास तो बस एक अल्फा कार्बन है, इसके पास दो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो भाई साहब नंबर 1 के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो 3, 6 और 9, तो इसके पास होगा बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये समझ में आता है आप लोगों को। अब यहां देखो बेटा, इस कार्बन के पास तो कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, हटा दो। इस वाले कार्बन के पास सिर्फ एक अल्फा यहाँ पे है और एक अल्फा यहाँ पे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इसके पास हो गया बेटा 5 अल्फा हाइड्रोजन, है ना बेटा। अब आप देखिए, जो नंबर 1 वाला है उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या बेटा, ज्यादा, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो रेट कम। तो भाई साहब इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा कि 2 की रेट ज्यादा है 1 से, सिंपल सी बात है बेटा। कोई दिक्कत है आपको, होनी नहीं चाहिए वैसे तो ये हमारा ऑर्डर वाला बन गया, वेरी गुड। फिर ये सेकंड वाला ऑर्डर भी बन गया, वेरी गुड। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। अब ये वाला क्वेश्चन वापस से बहुत सिंपल है। आप क्या करो, पहले डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हाईलाइट कर दो। हाईलाइट कर देते हैं सर, देखो ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। देखो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, क्या हाइड्रोजन। तो बेटा कितना हो गया, 3, 3, 6 और 4, 10। तो इसके पास तो हो गया बेटा 10 अल्फा हाइड्रोजन। अब भाई साहब इसके पास देखो बेटा, ये वाला कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो इस कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे तो कोई भी दो लोग है नहीं कुछ। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, तो कितने इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेट किसकी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है सेकेंड वाले की। क्यों, बिकॉज जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो बेटा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आता है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख के बता सकते हो आप, देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से हाईलाइट कर लो। पहले देखो अल्फा 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 अल्फा, देखो इसके पास देखो 3, 3, 6, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ पे, तो 1, 2 और 3, 3, 6, मतलब हो गया बेटा 8। तो इसके पास है नंबर 1 के पास 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसके पास तो और कहीं नहीं है, इसके पास ये अल्फा, इसके पास ये अल्फा, और कोई है क्या, और नहीं है, और कुछ तो है ही नहीं। तो बेटा इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। तो बेटा जिसने अल्फा हाइड्रोजन कम, स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम, तो रेट बेटा ज्यादा, तो ये रेट हो गया, इसका ये ऑर्डर हो गया। अब और क्वेश्चन ये वाला, अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जो अल्काइन होता है इसका सरफेस एरिया क्या होता है, लेस सरफेस एरिया, और ये बेटा जो अल्कीन होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, मोर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कम मतलब स्टेरिकली क्राउडिंग कम, स्टेरिकली क्राउडिंग कम, तो रेट उसका ज्यादा। तो हमेशा रखना है कि अल्काइन और अल्कीन के अंदर अगर आपको रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है वो, तो सबसे ज्यादा रेट किसकी होती है बेटा, अल्काइन की, नॉट अल्कीन की। तो जल्दी से इसको नोट कर लो आप, फिर और क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब और क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप के। ये तो था कि किस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन हम फाइंड करे जा रहे थे। अब थोड़ा सा देखते हैं रेजोनेंस वगैरह का, देखते हैं कि रेजोनेंस से किस तरीके से रेट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बेटा, चलो आप क्वेश्चन करो। चलो एक क्वेश्चन का मैं आपको, क्वेश्चन कितना हो गया, 4 and 5, 6 क्वेश्चन नंबर। ये आपका नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है। कंपेयर करो इसको, और देता हूं मैं आपको क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको दिया मैंने।
ये तो बहुत इजी सा है, आप लोग कर जाओगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 8, मैं ना आप लोगों को डीपीपी नहीं दे रहा, सारे डीपीपी के क्वेश्चन में खुद करवा देता हूं। क्यों? बिकॉज ऑर्गेनिक में ना आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको सारा अप्रोच पता होना चाहिए। ठीक है, बाद में हिमांशु पांडे का सोल्यूशन हमने तो स्टार्ट किया हुआ है, हिमांशु पांडे हम पूरी बुक सॉल्व करने वाले हैं साथ में मिलकर, तो हमारे पास इतने एन नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे दिमाग में अंदर कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनिक के तो सारे क्वेश्चन करके आओगे फॉर श्योर। चलो देख लो, अभी ये 3 क्वेश्चन जल्दी से। चलो बेटा, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो डिस्कस करते, नहीं किया तो पॉज करके अटेम्प्ट करो, हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलो नंबर 1, नंबर 2, अब आप इसमें अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करोगे, पहले कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन फाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं क्या बता रहा हूं कि अल्फा हाइड्रोजन से भी ज्यादा जो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा रेजोनेंस का। क्यों? बिकॉज रेजोनेंस एक अल्कीन के लिए बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लाता है। क्यों? क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी रिंग या फिर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो क्या होता है बेटा कि वो जो पाई बॉन्ड है हमारा, वो जो पाई बॉन्ड है हमारा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है। बिकॉज जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा सिस्टम की क्या होती है, स्टेबिलिटी। अब आप एक चीज नोटिस करो कि ये भाई साहब, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जस्ट देखो डबल सिंगल डबल, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है हमारा, ये इस रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। इतना समझ में आता है आपको? अब आप देखोगे कि सर ये वाला जो डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ही नहीं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या बोलता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो देखो 2 सिंगल लगातार आगे तो मतलब जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है, sp3, और sp3 वाला कार्बन अगर बीच में आ जाता है तो रेजोनेंस को क्या कर देता है बेटा, ब्रेक कर देता है। तो भाई साहब ये तो रेजोनेंस में जा नहीं सकते और ये रेजोनेंस में जा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जा सकता है हमेशा स्टेबल होगा क्या, नहीं बेटा। क्यों? एक बात समझना कि जब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं उसके अंदर रेजोनेंस तो होता है, बट रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। वहां पे रेजोनेंस की वजह से अनस्टेबिलिटी आती, स्टेबिलिटी आती नहीं है। तो इस वाले केस में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो बस ये याद रखना कि ये डबल बॉन्ड हमारा रेजोनेंस में आ सकता है और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं जा सकता। तो नंबर 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा, नंबर 2 की स्टेबिलिटी कम। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी रेट भी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो जो आपका नंबर 2 है वो नंबर 1 से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव। किसके केस के लिए, हाइड्रोजनेशन के केस के लिए। ठीक है बेटा। अब आप बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर आपने सिर्फ इस पे फोकस क्यों किया, आपने बीच वाले पे फोकस क्यों नहीं किया। बट देखो जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके से अज्यूम करते हैं कि इन दोनों कंपाउंड को हम ट्रीट करवाएंगे H2 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ निकल, मतलब कि सिर्फ एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का यूज करेंगे और जो डबल बॉन्ड दोनों के केस में रिड्यूस होगा हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, मतलब इसका आप लो सबसे ज्यादा रिएक्टिव डबल बॉन्ड और इसका भी लो सबसे ज्यादा रिएक्टिव डबल बॉन्ड, फिर उन दोनों को कंपेयर करके आपको ऑर्डर बताना होता है। क्यों? बिकॉज बेटा देखो, अगर आप बीच के इनमें से किसी भी एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करोगे, अगर आप बेंजीन में से किसी एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दोगे तो क्या होगा, रिंग के पास जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर रिंग के पास एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी बेटा तो सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो हमेशा याद रखना कि दोनों के जो मोस्ट रिएक्टिव डबल बॉन्ड है उनको कंपेयर करना है हमको। तो नंबर 2 की रिएक्टिविटी नंबर 1 से ज्यादा, और इसका रीजन लिखना कि लिखना ये रेजोनेंस के अंदर नहीं जा सकता और ये रेजोनेंस के अंदर जा सकता है। तो ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा तो रेट कम। आप देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये तो आप जल्दी से टिक मार दो। क्यों? क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। आप इस तरीके से देख सकते हो, ये भाई साहब sp2 है हमारे और ये भी भाई साहब हमारे sp2 कहां से बोल रहा हूं मैं, sp, और ये भाई साहब हमारे sp2 है और ये भाई साहब हमारे sp2 है। ये तो भाई साहब होंगे लीनियर शेप के और ये भाई साहब होंगे ट्रायगोनल प्लेनर शेप के। तो आप खुद देख लो बेटा सरफेस एरिया किसका ज्यादा, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको। तो ये हमारा ऑर्डर होगा कि अल्काइन की रेट ज्यादा होती है अल्कीन से। अब यहाँ पे देखो, सिंस यहाँ पे डबल बॉन्ड रेजोनेंस वगैरह कुछ हो नहीं रहा तो हम सिंपली क्या देख लेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कैसे? देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इससे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन अटैच ही नहीं, इससे देखो 2 अल्फा कार्बन है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो इधर होंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये अल्फा और ये सॉरी ये अल्कीन के कार्बन हो गए, इस कार्बन के लिए ये अल्फा, इस कार्बन के लिए ये अल्फा, इसके लिए ये अल्फा।
सिंपल सी बात हो गई बेटा। आप देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, तो 3 4 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अल्फा हाइड्रोजन इसके ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो रेट कम। तो बेटा रेट किसका ज्यादा होगा, इसका।